तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान हॉस्पिटल देखते हैं जहां एक नर्स न्यूबॉर्न बेबी को ट्रॉली में डालकर कहीं ले जा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेलिया के घर पर। वह अपने दो बच्चों अलानी और विटो के साथ है। हॉस्पिटल जाने से पहले अलानी अमेलिया के लिए नाश्ता बनाती है। वे लोग आने वाले बच्चे के नाम को लेकर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर अमेलिया अपनी रेगुलर डॉक्टर ईमान से मिलती है। डॉक्टर उसे डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले ही एडमिट होने की सलाह देती है। वह यह भी बताती है कि डिलीवरी के टाइम कोई और डॉक्टर उसे देखेगा। अमेलिया पूछती है डॉक्टर ईमान क्यों नहीं। पता चलता है कि अगले हफ्ते डॉक्टर ईमान दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रही है। वह किसी अच्छे डॉक्टर का रेफरेंस देने की बात करती है, लेकिन अमेलिया और अलानी को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आती। तब डॉक्टर कहती हैं कि अगर वे चाहें तो वे खुद हैंडल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अमेलिया को उस दूर वाले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा जहां वे अब काम करती हैं। सब कुछ अमेलिया के डिसीजन पर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल काफी दूर था, इसलिए अलानी माँ से पूछती है क्या आप सच में वहां जाना चाहती हैं? अलानी को अजीब लगता है क्योंकि उसे और विटो को हॉस्पिटल में रात रुकने से मना कर दिया गया था। अमेलिया समझाती है कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर खुद देखभाल करेंगे और अगर वे दोनों वेट करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। फिर अमेलिया बाथरूम जाती है और अलानी को पेपर वर्क निपटाने को बोलती है। उधर विटो की मुलाकात बारा नाम के एक लड़के से होती है जो वहां इंटर्न कर रहा है। बारा पहले विटो के साथ उसी अनाथ आश्रम में रहता था, यानी वह उनका पुराना जानकार था। इसके बाद अमेलिया और बच्चे उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली वे लोग उस दूर वाले मैटरनिटी होम पहुंच जाते हैं। वहां दो नर्स उनका वेलकम करती हैं। एक का नाम लैला था। लैला अमेलिया को चेकअप रूम में ले जाती है। अलानी और विटो साथ जाना चाहते थे पर उन्हें रोक दिया जाता है और वेट करने को कहा जाता है। वेट करते करते दोनों सो जाते हैं। जब अलानी की नींद खुलती है तो बाहर अंधेरा और अजीब सी शांति थी और विटो जो अभी बगल में था वह गायब था। अलानी उठकर विटो को ढूंढने लगती है। माँ के रूम में भी कोई नहीं था। हर कॉरिडोर छान मारने के बाद भी वह नहीं मिलता। अचानक उसकी नजर एक ऑपरेशन थिएटर पर पड़ती है। वह अंदर झांकती है तो देखती है एक प्रेग्नेंट औरत को मौत की सजा की तरह तैयार किया जा रहा है। उस औरत के पेट में चाकू मारा जाता है। तभी चिल्लाते हुए अलानी की नींद खुल जाती है। यह सब एक सपना था। इसके बाद अमेलिया अपने दोनों बच्चों को अपना रूम दिखाने ले जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही लैला उन्हें बाहर जाने को बोल देती है। यह बात उन्हें बहुत इरिटेट करती है। तभी सिस्टर मिरांडा आती हैं और कहती हैं कि रूल्स एकदम क्लियर हैं। यहाँ हर पेशेंट को स्पेशल केयर की जरूरत है। माँ उन्हें शांत करती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा। विटो कांटेक्ट के लिए माँ को अपना फोन दे देता है और फिर न चाहते हुए भी अलानी और विटो घर के लिए निकल पड़ते हैं। जाते वक्त उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो कहता है कि डॉक्टर ईमान ने उसके बच्चे का मर्डर किया है। मिरांडा सफाई देती है कि अक्सर पेशेंट्स की फैमिली समझती नहीं है। अगर माँ का ध्यान न रखा जाए तो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। फिर मिरांडा एक एग्रीमेंट दिखाती है जिस पर अमेलिया ने साइन किया था। उसमें लिखा था कि अगर अपनी जान और बच्चे की जान में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। अमेलिया मान गई थी। यह देखकर अलानी हैरान रह जाती है क्योंकि उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मिरांडा कहती है कि यह उनकी माँ का पर्सनल डिसीजन था। इसके बाद वो घर जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उतर जाते हैं और उसी शहर में रुकने का फैसला करते हैं। वो रहने की जगह ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से जाने लगते हैं। वो जगह बहुत डरावनी थी। पीछे ढेरों कब्रें बनी हुई थीं। विटो थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि उसके जूते का फीता खुल गया था। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो एक खाली कब्र में झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे मुड़ते ही एक सोल उसके सामने आ जाती है। विटो डरकर कब्र के गड्ढे में गिर पड़ता है। अलानी को समझ नहीं आता। वो पूछती है अरे तुम नीचे क्या कर रहे हो? खैर आखिरकार उन्हें खाने की एक दुकान मिलती है। अलानी दुकान की मालकिन मुमुन से पूछती है कि क्या यहाँ रहने की कोई जगह है। मुमुन बताती है कि यह गांव बहुत सुनसान है, यहाँ कोई होटल या विला नहीं है। अलानी जिद नहीं करती, बस कहती है कि उसके और उसके भाई के लिए सर छुपाने की जगह ही काफी है। अलानी पूछती है कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वो मुमुन के घर रुक सकते हैं। मुमुन मान जाती है अगर वो ऐसी सिंपल जगह में रह सकें। इसके बाद वो लोग मुमुन के घर जाते हैं। बातों में पता चलता है कि मुमुन का पति शिकारी था और एक जंगली सुअर के हमले में मारा गया था। अलानी पूछती है क्या तुम्हारे पति की कब्र हॉस्पिटल के पीछे है? मुमुन बताती है नहीं, वो कब्रिस्तान सिर्फ हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए है और यहाँ का कोई भी उस हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवाता क्योंकि वो बहुत महंगा है। लोग दाई माँ की मदद लेते हैं। बात करते हुए अलानी को एक बूढ़े इंसान के खांसने की आवाज आती है। मुमुन बताती है कि वो उसकी सास है और वो थोड़ी पागल है। इसके बाद अलानी हॉस्पिटल के पीछे वाले कब्रिस्तान की फोटो बारा को भेजती है और फोन पर बात करती है। वो पूछती है क्या डिलीवरी के टाइम माँ का मरना सच में इतना कॉमन है? बारा जवाब देता है कि अब यह बहुत रेयर है क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। फोन रखने के बाद विटो बताता है कि वो गलती से माँ के गर्म कपड़े साथ ले आया है, इसलिए वो दोनों कपड़े देने वापस हॉस्पिटल जाते हैं। अचानक वो डर जाते हैं क्योंकि मिरांडा
उनके सामने आ खड़ी होती है। मिरांडा भड़क जाती है क्योंकि उन्होंने फिर से रूल तोड़ा था। वो सफाई देते हैं कि बस कपड़े देने आए थे। मिरांडा कपड़े ले लेती है और कहती है कि वो खुद दे देगी और वो लोग अभी के अभी वहां से चले जाएं। इसके बाद अलानी वॉशरूम जाती है और विटो वेटिंग रूम में इंतजार करने लगता है। टॉयलेट से निकलते ही अलानी को किसी के कदमों की आहट और एक ट्रॉली धकेलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अलानी मॉर्ग में घुस जाती है। खिड़की के बाहर उसे कुछ अजीब सा दिखता है। कदमों की आवाज पास आते ही अलानी एक कॉफिन में छुप जाती है। उसे महसूस होता है जैसे बगल में कोई लाश लेटी हो, लेकिन पलटकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। इधर विटो को कुर्सी के नीचे एक वॉलेट मिलता है। यह उसी बूढ़े आदमी का था जिसे उन्होंने दोपहर में देखा था। उधर वो 2 नर्सें एक औरत की लाश को कॉफिन में डाल रही थीं। अलानी बड़ी मुश्किल से अपना डर कंट्रोल करती है, इसलिए उन्हें भनक भी नहीं लगती कि अलानी वहां है। दूसरी तरफ विटो को खून के निशान दिखते हैं जो सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। अंदर झांककर विटो देखता है उसी बूढ़े आदमी को जिससे वो दोपहर में मिले थे। उस बेबस इंसान को मारकर अंदर से इंपॉर्टेंट ऑर्गन निकाला जा रहा था। डर से कांपता हुआ विटो वहां से भागता है। अचानक वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर हेल्प मांगने लगता है। विटो जल्दी से सर्विस रूम में जाकर छुप जाता है। वहां फिर उसे उस आदमी की चीख सुनाई देती है और अचानक पीछे मुड़ते ही उस बूढ़े की सोल को देखकर वो जान बचाकर भागता है। फाइनली अलानी और विटो मिल जाते हैं। घर वापस आकर अलानी माँ को मैसेज करती है, लेकिन उनका फोन बंद था। वो 12 को भी कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। 12 असल में सुबह से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करने में बिजी था। अगले दिन सुबह विटो अलानी को बताता है कि जो बूढ़ा आदमी उन्होंने कल देखा था वो कल रात ही मर गया और उसकी सोल 12 का पीछा कर रही थी। इसी बीच अलानी फोन चेक करती है कि माँ का रिप्लाई आया या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो माँ बिल्कुल नॉर्मल थी। माँ पूछती है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? अलानी मैसेज के बारे में पूछती है। माँ बताती है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और उन्होंने लॉकर में रख दिया था। अलानी माँ को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का बोलती है। विटो पूछता है, माँ आपने हमें बिना बताए वो एग्रीमेंट साइन क्यों किया? माँ समझाती है, ये बस सावधानी के लिए है, चिंता मत करो, मेरा इलाज अच्छे से हो रहा है, हॉस्पिटल बदलने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों और आने वाला बच्चा मेरी प्रायोरिटी हो, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद अलानी ईमान से एग्रीमेंट को लेकर सवाल करती है। ईमान कहती है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऑपरेशन के टाइम ऐसे पेपर्स साइन करने पड़ते हैं, चाहो तो तुम लोग एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो या हॉस्पिटल बदल सकते हो, लेकिन जहां भी जाओगे ऐसे फॉर्म पर साइन करना ही पड़ेगा। अलानी पूछती है, कल हमने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसका बच्चा डॉक्टर के हाथों मारा गया, अगली बार हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा ना? ईमान कहती है, उस पेशेंट की हालत तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा खराब थी, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं चाहती हूँ तुम और तुम्हारा भाई भी मुझ पर वही भरोसा रखो। अलानी कहती है कि वो भी यही चाहती है, पर क्या करे, आते ही डेड बॉडी देख ली। वो बूढ़ा आदमी कल रात ही क्यों मरा? ईमान कहती है, उस आदमी को बचपन से हार्ट की बीमारी थी, वो अपने बच्चे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया, हमने बचाने की कोशिश की पर बहुत देर हो गई थी। ईमान आगे बोलती है, तुम्हारा डरना नॉर्मल है, लेकिन याद रखना तुम्हारे बिहेवियर का असर तुम्हारी माँ की मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। अलानी कहती है, मैं बस श्योर होना चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल में मेरी माँ का ट्रीटमेंट सही से हो रहा है। उधर 12 एक पुराने पेशेंट के घर जाता है। वो शमसुल नाम के एक आदमी से पूछता है, क्या रोजमारियां घर पर हैं? शमसुल बताता है कि उसकी वाइफ रोजमारियां इस हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद कभी घर वापस नहीं आई। 12 अब तक ऐसे 3 पेशेंट्स के घर जा चुका था और तीनों का अंजाम एक जैसा भयानक था। 12 अलानी को फोन करके बताता है कि वो उससे मिलने गांव आ रहा है। वो उसे पेशेंट्स की लिस्ट भी भेजता है। 12 की लिस्ट वाले पेशेंट्स के साथ असल में क्या हुआ था यह कंफर्म करने के लिए अलानी और विटो आधी रात को चुपके से हॉस्पिटल के कब्रिस्तान जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद विटो को एक कब्र मिलती है जिस पर लिखा था रोजमारिया, यानी उनका शक सही था। वहां से जाते वक्त अचानक उन्हें एक औरत की चीख सुनाई देती है। पलट कर देखते हैं तो मरे हुए पेशेंट्स की सोल्स उनके सामने खड़ी थी। एक सोल अलानी के पास आती है, लेकिन वो अटैक नहीं करती बल्कि रोते हुए हेल्प मांगती है। तभी अलानी नोटिस करती है कि कई गाड़ियां एक घर की तरफ जा रही हैं और उसी पल वो सोल्स अंधेरे में गायब हो जाती हैं। वो देखते हैं कि काले कपड़े पहने और सर ढके हुए एक आदमी एक कमरे की तरफ जा रहा है। उधर 12 भी गांव पहुंच चुका था। इधर अलानी देखती है कि सिस्टर लीला एक बच्चे को गोद में लिए उसी कमरे की तरफ जा रही है। अचानक विटो को जमीन पर गिरा हुआ एक काला कपड़ा मिलता है। अलानी को आइडिया आता है और वो भेष बदलकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक भयानक रिचुअल चल रहा है। पकड़े न जाएं इसलिए मजबूरी में अलानी को भी बाकी लोगों जैसा नाटक करना पड़ता है।
ठीक तभी अलानी के फोन पर नोटिफिकेशन बजता है। 12 का मैसेज आया था। मिरांडा शक भरी नजरों से देखती है, लेकिन कल्ट का लीडर इशारा करके रिचुअल जारी रखने को कहता है। बाहर आकर अलानी 12 से रिक्वेस्ट करती है कि माँ को बचाना होगा। पता चलता है कि यह पूरा हॉस्पिटल उसी कल्ट का हिस्सा है जिसने अलानी के पापा को मारा था, और अब वो अमेलिया के होने वाले बच्चे को भी टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर ईमान भी इनके साथ मिली हुई है। वो वापस जाकर डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। 12 बताता है कि पुराने पेशेंट्स की इन्फो ने अलानी के सारे शक को सच साबित कर दिया है। अब पता करना है कि वो अमेलिया के साथ क्या करना चाहते हैं। विटो कहता है कि हॉस्पिटल जाकर माँ को समझाना चाहिए, लेकिन 12 मना कर देता है। इससे माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। 12 कहता है, हम ऑपरेशन के ठीक बाद तक का इंतजार करेंगे, तभी अटैक करने का एक ही मौका होगा। बातों के बीच मुमुन बोलती है कि अलानी अंदर चली जाए, क्योंकि 12 को देखकर लोग गलत बातें कर सकते हैं। 12 पूछता है क्या वो रात को यहाँ रुक सकता है। मुमुन चुप रहती है। फाइनली 12 विटो के रूम में सोता है। अचानक अजीब आवाज से अलानी की नींद खुल जाती है। बाहर जाकर देखती है तो कोई नहीं था। वापस आती है तो देखती है एक बूढ़ी औरत उसके बगल में बैठी है। वो बताती है उसका नाम चित्रा है, मुमुन की सास। वो बोलती है, डरो मत, मैं उन जैसी नहीं हूँ। तुमने जो रोजमारिया की कब्र देखी थी उसका नाम मैंने ही लिखा था। इतना बोलते ही वो हवा में गायब हो जाती है। तभी मुमुन दरवाजा नॉक करती है और बताती है कि वो मार्केट जा रही है। अलानी को क्यूरियोसिटी होती है। वो फैसला करती है कि वो चित्रा को देखने जाएगी। अंदर देखती है कि चित्रा को हाथ पैर बांधकर कैद करके रखा है। अलानी हैरान होकर पूछती है, मुमुन ने आपको ऐसे क्यों रखा है। चित्रा बताती है, एक टाइम पे मैं भी उस हॉस्पिटल की नर्स थी। जब उन्होंने कब्जा नहीं किया था, मैंने उनके रूल्स मानने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी। वो आगे बताती है, हॉस्पिटल में जिन्हें मारा गया उनकी सोल्स इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसी है। तुम उन्हें फ्री करो। इसके बाद सुबह होते ही वो तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। अमेलिया बताती है, ऑपरेशन आज रात ही होगा। ईमान और लीला उन्हें बाहर निकाल देती हैं ताकि अमेलिया रेस्ट कर सके, लेकिन ईमान डरी हुई थी। वो बॉस को फोन करती है कि काम आज सुबह ही करना पड़ेगा। फैमिली नजर रख रही है। ये समझकर वो जल्दी से अमेलिया को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। इधर अलानी, 12 और विटो ने सब प्लान कर लिया था। विटो 12 को सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां ह्यूमन ऑर्गन्स रखे थे। 12 फोटोज ले लेता है। उधर अलानी एम्बुलेंस रेडी करती है। ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। मौका देखकर अलानी उसे पत्थर से मारती है। बच्चे को बचाने के लिए 12 और विटो गन लेकर अंदर घुसते हैं। 12 वार्न करता है, बच्चा चोरी, मर्डर, ऑर्गन थेफ्ट, सबका प्रूफ है हमारे पास। जो बोलूंगा वही करोगे। वो ईमान को ऑर्डर देता है कि टांके सही से लगाए। फिर अमेलिया और बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर बाकियों को भी बैठने को बोलता है। निकलते ही मिरांडा और ईमान पीछा करने लगते हैं। अलानी बोलती है, जल्दी वीडियो पब्लिश करो, लेकिन विटो बताता है, नहीं होगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है। अलानी गन मांगती है। 12 कहता है, ये किसी काम की नहीं, इसमें गोलियां नहीं हैं। भागते वक्त एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है। वो बताता है कि आगे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है और ठीक होने में टाइम लगेगा। वो सलाह देता है कि पेशेंट को वापस हॉस्पिटल ले जाओ। अलानी रिक्वेस्ट करती है, सर प्लीज हमारे प्रूफ्स देखिए। पुलिस सब कुछ देखती है और उनके साथ सीधा हॉस्पिटल जाती है। वहाँ मिरांडा पुलिस से कहती है, सब गलतफहमी है, हमारा सारा काम लीगल है। सारे पेशेंट्स ने ऑर्गन डोनेशन एग्रीमेंट साइन किया है। अलानी विरोध करती है कि वो बच्चे को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा अडॉप्शन पेपर्स दिखाती है जिस पर अमेलिया के साइन थे। फिर वो पुलिस के कान में कुछ कहती है। नतीजा ये होता है कि अलानी, 12 और वीटो तीनों को ही दोषी बना दिया जाता है। इसके बाद सीन ऑपरेशन रूम में शिफ्ट होता है। सबसे पहले वो लोग 12 को बेरहमी से मार डालते हैं। इधर अमेलिया, लीला और ड्राइवर की बातें सुनकर समझ जाती है कि ये हॉस्पिटल नॉर्मल नहीं है। मौका मिलते ही अमेलिया पीछे से लीला का गला घोंटकर उसे मार देती है। उधर 12 के बाद अब अलानी को मारने की तैयारी चल रही थी। तभी अमेलिया भेस बदलकर ऑपरेशन रूम में घुसती है। अमेलिया अलानी को शांत रहने का इशारा करती है। जैसे ही सब बाहर जाते हैं, वो अलानी को खोल देती है। तभी ईमान आकर अलानी को बेहोश करने ही वाली थी कि अलानी फुर्ती से इंजेक्शन छीनकर ईमान को ही लगा देती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अलानी उस क्रूर डॉक्टर ईमान को जान से मार देती है। दूसरी तरफ बच्चे को पहले ही रिचुअल के बीच में ले जाया गया था। अलानी और अमेलिया भेस बदलकर वहां पहुंचते हैं और रिचुअल के लीडर सुमंतो के गले पर चाकू रखकर मारने की धमकी देते हैं। डर के मारे कोई आगे नहीं आता और वो बच्चे को बचाकर सबको अंदर लॉक करके बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी मिरांडा आ जाती है और वीटो को जान से मारने की धमकी देकर बच्चा मांगने लगती है। अलानी बच्चा देने का नाटक करते हुए पास जाती है और मौका देखते ही मिरांडा की आंखों में रेत झोंक देती है। अमेलिया उसे तुरंत दबोच लेती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मिरांडा अमेलिया के पेट में चाकू घोंप देती है। खैर, लड़ाई के बीच अलानी पीछे से हमला करके मिरांडा को मार डालती है।
इसके बाद अलानी घायल अमेलिया और बाकी लोगों को लेकर गांव वालों से हेल्प मांगने जाती है, लेकिन गांव वाले कोई मदद नहीं करते। उल्टा वो कल्ट मेंबर्स को बता देते हैं कि वो लोग किस तरफ भागे हैं। अलानी मुमुन का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। कोई रास्ता न देखकर वो लोग फिर से भागते हैं। आखिर में जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं तो कल्ट मेंबर्स अलानी से बच्चा सौंपने को कहते हैं। यहाँ पता चलता है कि अमेलिया के पति ने कल्ट के साथ पहले ही डील कर ली थी, बच्चा पैदा होते ही उनका हो जाएगा। लेकिन अमेलिया उस डील को नहीं मानती। तभी कर्ता नाम का आदमी उन पर गण तान देता है। ठीक उसी वक्त मुमुन पीछे से आती है और कर्ता पर गण तान देती है। मुमुन बताती है कि उसका पति किसी जंगली सुअर के हमले में नहीं मारा गया था, बल्कि वो चित्रा को बचाते हुए मारा गया था, क्योंकि चित्रा ही जानती थी कि वो शैतान के पुजारी क्या घटिया काम कर रहे हैं और उनके सीक्रेट्स क्या हैं। मुमुन कहती है कि वो अलानी की ब्रेवरी देखकर ही आई है। अब वक्त आ गया है कि गांव वाले भी हिम्मत दिखाएं। गांव वाले अब उनके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। वो कर्ता और उसके लोगों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कर्ता गांव वालों को लालच देता है कि अगर वो उनका साथ देंगे तो उनकी सारी जमीन वापस कर दी जाएगी। लेकिन इस बार गांव वाले उसके झूठे वादों में नहीं आते और तभी मुमुन ट्रिगर दबाकर कर्ता को मार डालती है। इसके बाद अमेलिया माफी मांगती है और अलानी से भाई बहनों का ख्याल रखने को कहती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम अलानी को देखते हैं, जिसने अब अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली है। उधर वीटो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। अचानक कुछ अजीब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।